अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज रेप्टाइल्स के बारे में हम कुछ देखेंगे और ये आपका जो सिलेबस है ज़ूलॉजी 4 और 2 उसका हिस्सा है। हम फिशेस के बारे में कुछ लेक्चर्स ले चुके हैं। एम्फीबियंस के बारे में पिछले लेक्चर्स में जो प्रेजेंटेशन थी उसमें काफ़ी बातें मैंने आपको बताई थी। आज रेप्टाइल्स के बारे में कुछ जो हैं वो बुनियादी उनके करैक्टरिस्टिक भी देखेंगे, उनके सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं। ये एक ओवरव्यू होगा और इसी को बुनियाद बना के आप इसकी डिटेल्स जो हैं वो देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक से, और वहाँ से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो वो फिर हम डिस्कस करेंगे इन द लॉन्ग रन। तो रेप्टाइल्स बेसिकली आप देखिए ये किसी टाइम पे बहुत सक्सेसफुल ग्रुप रहा है और ये पहला ग्रुप है जो जिसे हम ट्रूली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट कह सकते हैं। मोर देन 7,000 स्पीशीज हैं वर्ल्ड वाइड और इसमें 300 से ज़्यादा स्पीशीज सिर्फ यूएसए और कनाडा के अंदर हैं। Probably best to remember for what they once were rather than what they are now। इसका मतलब ये है कि एक वक्त ऐसा था जब रेप्टाइल जो थे वो अर्थ पे रूल करते थे। डायनासोर के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, देखा होगा, तो ये बेसिकली उसी तरफ इशारा है। और मेसोजोइक एरा एज ऑफ रेप्टाइल कहलाता है। डोमिनेंट ग्रुप फॉर 150 मिलियन ईयर्स एगो, तकरीबन 150 मिलियन साल पहले से ये डोमिनेंट ग्रुप था, ये जिस तरह इस वक्त मैमल्स हैं। रेप्टाइल्स 12 ऑफ द प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ रेप्टाइल्स इवॉल्व्ड एंड ओनली 4 ग्रुप्स रिमेन टुडे। तो इसका मतलब ये है कि 4 ग्रुप जो हैं वो इस वक्त बाकी हैं, बाकी जो 8 हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और इसमें जो पहला ग्रुप है वो सेकोमाटा इसे हम कहते हैं, और ये स्नेक्स हैं, लिजर्ड हैं, मोर देन 5,500 स्पीशीज हैं, मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप है। और इसमें हमारे पास जो स्नेक्स हैं कुछ स्पीशीज उनकी हैं और कुछ जो हैं वो लिजर्ड की हैं, तो ये एक ही ग्रुप के अंदर दोनों को रखा गया है। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर क्रोकोडाइलिया है, एलिगेटर्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, केमैन्स हैं। इन सबको हम आम जुबान में मगरमच्छ ही कह देते हैं, लेकिन हम डिटेल में देखेंगे कि इनकी जब हम टेक्सोनोमी करते हैं तो शेप में कुछ फर्क होता है। फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल्स को अगर आप देखें तो इनकी स्नाउट जो है वो ज्यादा इलोंगेटेड, ज्यादा लंबूतरी आप कह लें होती है, और एलिगेटर्स जो है इट हैज ब्लंट स्नाउट रादर यू कैन से ब्रॉड। और मोर देन 25 स्पीशीज इसकी हैं, बहुत कम स्पीशीज हैं ज़ाहिर है, have survived for 200 million years ago and today concerns that human may drive them to extinct। इंसानी एक्टिविटी जो है जैसे बाकी चीज़ों के लिए बड़ी खौफनाक है, तो इसी तरीके से जो रेप्टाइल्स हैं या क्रोकोडाइल्स हैं और एलिगेटर्स हैं उनके लिए भी बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो केलोनिया है, और चिलोनिया भी इसको बस लोग पढ़ लेते हैं। टेस्टुडाइनास, टेस्टुडाइंस भी कहते हैं, टेस्टुडाइना आजकल कहा जाता है। टर्टल्स इसके अंदर हैं, और टर्टल्स एंड टॉर्टोइसेस जिसे कहते हैं, ये इसका मैं डिफरेंस आपको बता चुका हूँ कि दोनों ये टर्टल टॉर्टोइसेस बुनियादी तौर पे हम सबको कछुए ही कह देते हैं, और जो टर्टल्स होते हैं आमतौर पे ये पानी के अंदर ज्यादा इनका जिंदगी का हिस्सा गुजरता है, और इनकी जो लेग्स होती हैं वो फिन लाइक होती हैं, जबकि जो टॉर्टोइसेस हैं उनकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा जो खुश्की पे गुजरता है, और उनके जो अपेंडेजेस हैं वो लेग लाइक होते हैं, उनके अंदर बोन जो है वो ज्यादा डेवलप हो चुकी है। और ये 330 से ज्यादा स्पीशीज हैं। एंशिएंट ग्रुप that survived remained mostly unchanged from early ancestors। जो इसमें बहुत सारे ऐसे
जिनको हम लिविंग फॉसिल्स कह सकते हैं। गैलापागोस आइलैंड के बारे में जब हमने पढ़ा था तो आपको याद होगा कि वहां हमने कुछ गैलापागोस टॉर्टोइसेस के बारे में पढ़ा था, व्हिच आर ह्यूज इन साइज एंड लिव मोर देन 200 years। तो ये बहुत एंशिएंट ग्रुप है। इसके बाद हमारे पास रेनकोस्फेलिया ऑर्डर है। ये स्नाउट हेड और टटारा इसे कहते हैं, एक स्पीशीज है, सिर्फ न्यूजीलैंड के अंदर पाई जाती है, सोल सर्वाइविंग स्पीशीज ऑफ एंसेस्ट्रल्स। और बाकी जो है इसके ग्रुप के जितने भी एनिमल हैं वो ज्यादातर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, सिर्फ एक ही है और ये न्यूजीलैंड के अंदर है, आइसोलेटेड एरिया है और ये वहां पर अभी तक सर्वाइव कर रहा है, कुछ ना कुछ इसके जो इंडिविजुअल हैं। रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में काफी बातें जो है वो सेकंड सेमेस्टर में भी डिस्कस हो चुकी हैं, और जो पिछला जब हम पढ़ रहे थे सेमेस्टर तो उसमें भी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक तकरीबन वही यहाँ पर प्रॉब्लम है जिनको मीट करने के लिए रेप्टाइल जो है उन्होंने अपने आप को काफी हद तक इक्विप किया है। तो सो टफ एंड ड्राई स्केली स्किन है एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन एंड फिजिकल इंजरी, क्योंकि ज़ाहिर है एनवायरनमेंट जो है वो हार्श है। थिन एपिडर्मिस शेड पीरियोडिकली एंड जिसमें एक्डाइसिस है, हम इस पे बड़ी बात कर चुके हैं। मच थिकर डर्मस विद क्रोमैटोफोर्स, जिसके अंदर क्रोमैटोफोर्स काफी कलर बॉडीज हैं जो डिफरेंट कलर्स इनको देती हैं, जो अपने कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। आपने कैमेलियन बारिक वगैरह के बारे में सुना होगा, गिरगिट वगैरह जिसे आप कहते हैं, एंड ब्राइट कलर्स ऑफ स्नेक, यू मस्ट हैव सीन ऑल दैट। और उसके बाद हमारे पास जो है वो रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक में क्रोकोडाइलियन स्केल्स हैं, remains throughout life, growing gradually to replace and wear crocodiles के अंदर scales हैं, जो species के अंदर और आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करते हैं एंड वो उतरते रहते हैं और नए जो हैं ये थ्रू आउट लाइफ रहते हैं, जिससे एक्टाइसिस तो नहीं करते लेकिन उनकी जो कवरिंग है वो रिपेयर होती रहती है। इसके बाद स्नेक्स एंड लिजर्ड हैं, न्यू स्केल्स ग्रो बीनेथ ओल्ड एंड ओल्ड स्केल्स शेड विद ओल्ड स्किन। ये जैसे ही एक्टाइसिस होती है, मोल्टिंग होती है, तो जो पुराने स्केल्स हैं वो उतर जाते हैं और नए आ जाते हैं, और स्केल जो है वो प्रेडेटर से बचाते हैं और उनको डेसिकेशन से बचाते हैं और अब्डैक्शन से भी। जमीन के साथ रगड़ खाते हैं, जब वहां से हीट बढ़ती है, बाज़ का पत्थरों में नहीं चलना पड़ता है, बाज़ का जो बुशेस हैं, हार्ड एनवायरनमेंट है, तो वहां से जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक में जो हमारे पास ऑर्डर Chelonia है, turtles add new layers of keratin and old layers of the plate-like stools modified, हमने कहा था armor like है, इसमें स्केल तो नहीं है, बड़ी बड़ी प्लेटें बनी हुई हैं, जैसे लोहे की प्लेटें होती हैं उस तरह से हार्ड शेल है जो प्लेटों से मिलकर बना, जैसे स्क्यूट्स कहते हैं। और ये जो है ये नई केराटिन, इनके केराटिन वो मटेरियल है जिनसे ये मिलके बना है। ये आपको पता है प्रोटीन लाइक और रादर प्रोटीन है, जिससे हमारे हेयर भी बने हैं, जिससे हमारे बहुत सारी जो एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर हैं वो केराटिन से बनी है। इसके बाद स्नेक्स टर्न ओल्ड स्किन, स्केल्स एंड एपिडर्मिस इनसाइड आउट व्हेन शेडिंग, एक्टाइसिस होती है और ये अपनी स्किन जो है वो उसको उतारते रहते हैं पीरियडिकली तकरीबन हर सीजन के ऊपर, जिससे नई स्किन आती है और ये रीजुवेनाइल हो जाते हैं। लेजर्ड स्प्लिट स्किन एंड लीव इट राइट साइड आउट और स्लॉथ ऑफ इट ऑफ इन द पीसेस, या तो वो मुकम्मल स्किन उतार देती है या फिर टुकड़ों की सूरत में अपनी स्किन जो उतारती रहती है। और इसका फायदा ये होता है कि जो तोड़ फोड़ सीजन में हुई होती है और नीचे से नई स्किन आ जाती। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि कभी हमारे नाखून वगैरह अगर वहाँ चोट लग जाती है या कोई वहाँ डैमेज हो जाता है तो पुराने नाखून उतर जाते हैं और नया नीचे से आ जाता है। तो नया नीचे से जब आ रहा होता है पूरी तरह वो मैच्योर नहीं होता, तो ऊपर वाला जो नाखून है वो उतरना शुरू हो जाता है और वो जैसे ही उतरता है तो नीचे से फिर मैच्योर होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा वक्फा ऐसा आता है कि जिसमें नीचे का नाखून जो है वो पूरी तरह
मेच्योर नहीं हुआ होता, ऊपर वाला नाखन उतर जाता है, तो आपको थोड़ी केयर करनी पड़ती है उस वक्त उसको बचाने के लिए। सेम थिंग हैपन विद द रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल जो हैं वो भी अपनी उस वक्त केयर करते हैं कि ये ज्यादा उनको प्रॉब्लम ना हो, और ये छुपे रहते हैं उस वक्त, और प्रेडेटर का हमले का ज्यादा खतरा होता है, और उसमें काफी मसाइल होते हैं कि ये एनिमल जो है वो किसी प्रेडेटर का शिकार ना हो जाए। तो उस वक्त ये अपने आप को छुपा के रखते हैं, कम खाते हैं, और बाद में अपनी जो एनर्जी उसको पूरा कर लेते हैं। उसके बाद एमनियोटिक एग है। हम आज का लेक्चर यहीं तक ही रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो है फिर एमनियोटिक एग किस तरह से डेवलप हुआ और कैसे ये रेप्टाइल्स के अंदर जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है उसने किस तरह से, ये बहुत मेजर डेवलपमेंट थी। ये इतनी मेजर थी कि रेप्टाइल इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड मैमल्स, इस पूरे ग्रुप को हम एमनियोट्स कहते हैं, जिनमें एमनियोटिक एग या एमनियोटिक मेम्ब्रेन डेवलप हुई है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो स्टे ट्यून, और अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। ये